मनसबदारी फिर से समझते हैं। मैंने बताया था कि जब कोई मुगल वॉज अ वॉर स्टेट, मुगल डायनेस्टी और मुगल जो मुगल का टाइम रहा है, दैट वाज अ वॉर स्टेट। वॉर स्टेट का मतलब कि वो स्टेट विच इज, जिसकी सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी सब कुछ जो है वो मिलिट्री पर बेस्ड है। ठीक है। तो उसके लिए क्या था, अगर वॉर स्टेट है, इट इज़ अ वॉर स्टेट, तो वॉर स्टेट में ये होता है हमेशा कि टू रन अ वॉर स्टेट इफेक्टिवली आपको एक कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी चाहिए होता है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए है। ठीक है। और इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए मनसबदारी सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है। अब मनसबदारी सिस्टम के साथ क्या था कि मुगल एम्परर का अपना एक कोर्ट है, और इस कोर्ट में क्या है, उनके एरिस्टोक्रेट्स हैं। एरिस्टोक्रेट वही हैं जो टॉप नोबल्स जिनको आप बोल रही हैं। इसमें भी क्या था कि कई ग्रुप्स थे मुगल्स कोर्ट में। ठीक है। क्या ग्रुप्स थे, जैसे अगर ग्रुप्स की बात करेंगे तो एक ग्रुप आपको मिलेगा तुरानी ग्रुप। ठीक है। एक ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा ईरानी। चार ग्रुप थे बेसिकली। एक ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा अफगानी, और एक ग्रुप है हिंदुस्तानी। ठीक। मुगल्स कोर्ट के अंदर। अब ये तुरानी, ईरानी, अफगानी का मतलब क्या था, ये जिसमें तीन जो ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये बेसिकली फॉरेनर्स थे। फॉरेनर्स इन सेंस कि ये इंडिया के लोग नहीं थे, क्योंकि मुगल्स खुद जो है ट्रांसऑक्सेनिया और तुर्कमेनिस्तान उधर से आए थे। तो उनके ये जो ग्रुप थे ये एथनिसिटी पर बेस्ड ग्रुप थे। एथनिसिटी का मतलब ये था कि जो तुरान साइड के लोग हैं उन्होंने तुरानी बना लिया आकर के। ठीक है। जो ईरान साइड के लोग उन्होंने ईरानी ग्रुप बना लिया। अफगान साइड के लोग उन्होंने अफगानी ग्रुप बना लिया। एथनिसिटी का मतलब होता है कि जिसकी हिस्ट्री कॉमन हो। ठीक है। तो तुर्किश बोलने वाली लैंग्वेज वाले एरिया वाले जो लोग हैं वो तुरानी ग्रुप में आ गए, ईरान वाले ईरानी, उस तरह ये ग्रुप बन जाते। हिंदुस्तानी वो थे जो यहीं पे, यहीं के नेटिव थे। इस हिंदुस्तानी के अंदर आपके इंडियन मुस्लिम्स थे। ठीक है। हिंदूज थे। हिंदूज में भी आप देख लो कौन थे, राजपूत हैं, मराठा हैं। ये सारे आपको हिंदुस्तानी ग्रुप मिले जो यहीं पे जन्म हुआ जिनका। अब इसमें भी अगर मुस्लिम को देखेंगे तो इनके एंसेस्टर्स पीछे जाएंगे तो आपको हो सकता है कोई मिल जाए कि उधर से रिलेटेड है, बट दे आर कंसिडर्ड टू बी एन हिंदुस्तानी ग्रुप। ठीक है। तो एथनिसिटी पर बेस्ड ग्रुप हुआ करते थे। अब इन्हीं ग्रुप में क्या होता था कि इन्हीं के, अब ये सारे ग्रुप जो है इनके जो लीडर्स हैं, दे फॉर्म द एरिस्टोक्रेसी ऑफ द मुगल कोर्ट। तो मुगल कोर्ट के सारे एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप थे। तो अब इन ग्रुप से ही जो है पूरा सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको उन्होंने डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए मनसबदारी सिस्टम शुरू किया अकबर ने। ठीक है। अब मान लीजिए तुरानी ग्रुप को ही कोई एरिया उन्होंने दे दिया। अब तुरानी ग्रुप को एरिया देने का मतलब मनसब दे दिया कोई। अब मनसब में उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 10,000 का मनसब है। दो चीजें थी मैंने बताया ना, जाट था और एक ये उसकी सवार, ये उनकी रैंक्स थी। ठीक है। जाट रैंक थी और सवार कितने वो घोड़े रख सकते हैं, कितने सोल्जर्स वो रख सकते हैं। अब ये 10,000 का मनसब देने के लिए भाई इनको कैसे चलाएं, इनकी सैलरी कैसे आएगी, इनका खर्चा कैसे उठेगा। उस खर्चे को उठाने के लिए दो व्यवस्थाएं थी। या तो कैश दे दिया जाता था मुगल ट्रेजरी से निकाल के, उसे बोलते थे नकदी मनसबदारी। और कैश नहीं दिया जाए तो उसको हमने क्या कर दिया, जागीर दे दी। ठीक है। और ये जागीर दो तरीके की थी, एक ट्रांसफरेबल थी और एक नॉन ट्रांसफरेबल थी। ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल को बोलते हैं तनख्वाह, तनख्वाह, और इसको बोलते थे वतन।
तो ये किसको ट्रांसफरेबल देनी है, किसको नॉन ट्रांसफरेबल देनी है, ये एम्परर का अपना डिस्क्रिशन था। और एम्परर ये डिस्क्रिशन इस बेस पे लेता था कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना सपोर्ट हमको जरूरत पे कर सकता है। ठीक है, तो अब लेकिन इन बोथ द केसेस एम्परर ने क्या किया, उसको लैंड दे दी। जागीर इज अ लैंड, लैंडेड स्टेट है ना ये, जागीर का मतलब लैंड है। तो मतलब अब इस लैंड से आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, ये सिस्टम था। अब इसमें भी क्या हुआ कि अब देखिए एम्परर ने मनसब बना दिया, जिसको हम लोग जागीरदार कह दिया। ठीक है, और मनसब के नीचे ये मान लीजिए कोई एक लैंड है, एक एरिया है, मान लीजिए आगरा जागीर कह देते हैं इसको, आगरा की जागीर दे दी। अब इस जागीर में जो कुछ भी हो रहा है, वॉट एवर द कॉमर्शियल एक्टिविटीज, जो उस वक्त मेनली एग्रीकल्चरल थी, उसका एक फिक्स रेवेन्यू जो है वो इस मनसब को जाएगा, फिक्स रेवेन्यू। ठीक है, और वो रेवेन्यू से मनसब क्या करेगा, उसका एक हिस्सा वो अपनी उस मिलिट्री को बनाने में रखेगा और बाकी हिस्सा वो एम्परर की ट्रेजरी में दे देगा। अब एम्परर को क्या फायदा है, एम्परर को यहां से तो रेवेन्यू लेना ही लेना था, अल्टीमेटली अपने सिस्टम से पहले ले ही रहा था वो। अब उन्होंने बीच में एक मनसब बना दिया एरिस्टोक्रेट, जो मिलिट्री। अब मिलिट्री से क्या मिलेगा उनको, मिलिट्री की जरूरत थी क्योंकि कंटिन्यूस वॉर चलते रहते थे। तो मिलिट्री, मैंने बताया था फ्यूडल लॉर्ड्स के समय भी नोवेल का क्या काम था, किंग के नीचे फ्यूडल लॉर्ड को मिलिट्री, वसाल स्टेट को मिलिट्री सपोर्ट ही तो देना था। वो मिलिट्री सपोर्ट मनसब से मिल गया। अब मनसब की इस एरिया में मनसब का अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आप बात कर रही हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, इस मनसब ने भी क्या किया अपने नीचे। अब मान लीजिए इस एरिया को ही मान लेते हैं, इसको और डिवाइड कर देते हैं। भाई आगरा बड़ा एरिया है, ठीक है, इसके और डिवीजन मनसब ने खुद ही कर दिया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और उसने 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ये स्टेट्स बना दिए, लैंडेड स्टेट्स हैं ये। ठीक है, अब मान लीजिए स्टेट नंबर 2 पे उसने एक इंचार्ज बनाया, उसको कहा गया प्राइमरी जमींदार, प्राइमरी जमींदार। ठीक है, प्राइमरी जमींदार का काम यह था कि वो इस एरिया से रेवेन्यू वसूलेगा और उस रेवेन्यू के एवज में उसको या तो यहीं पे कोई एक लैंड दे दी जाएगी जिससे जिसका रेवेन्यू उसका खुद का होगा, उस तरह की लैंड को बोलते थे ननकाना, ननकाना लैंड। ठीक है, या फिर उसको कोई एक हिस्सा मिल जाएगा, उसको कोई परसेंटेज मिल जाएगा। तो अब इस तरह से ये प्राइमरी जमींदार 1 यहां पे आ गया, प्राइमरी जमींदार 2 एंड सो ऑन प्राइमरी जमींदार। ठीक है, उसने और उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस मनसब और इन प्राइमरी जमींदार के बीच में वो एक और आ गया जिसको कहा गया जमींदार, इंटरमीडिएटरी जमींदार, इंटरमीडिएटरी जमींदार। समझते जाइए सिस्टम क्या रहा होगा, इंटरमीडिएटरी जमींदार। ठीक है, अब इंटरमीडिएटरी क्या होगा, इनके नीचे आ गया, इनके ऊपर आ गया। अब एक इंटरमीडिएटरी होगा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एज पर द एरिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब ये क्या होगा, ये बॉस हो गए यहां पर, इनके पास रेवेन्यू आने लगा कुछ, जो कलेक्शन करेगा उसके पास कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा। बैंक आज लोन देती है, कार लोन मत चुकाई तो फिर वो कुछ लोगों को रख लेती है रिकवरी के लिए। अब तो लॉ बदल गया, लेकिन पहले क्या करती है, तो करती है रिकवरी के लिए कि तुम जाओ इतनी मेरी रिकवरी करके लाओ, उसका एक परसेंटेज तुमको मिल जाएगा। वो सिस्टम इनका था। तो आप देखिएगा कि ये भी रिच हो गए, ये भी रिच हो गए, ये प्राइमरी जमींदार भी रिच हो गए। इन पर रेवेन्यू कैसे लेना है वो डिपेंड करता था एरिया वाइज। जब्त सिस्टम था,
टोडर मल ने शुरू किया, लैंड मेजर कर ली और अगर उसकी फर्टिलिटी ठीक है तो वहां पे 1/3 वहां पे कर दिया, कहीं पे हाफ रेवेन्यू कर दिया, कहीं पे 4/5 रेवेन्यू फिक्स कर दिया उनका, ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब क्या हुआ, जब रेवेन्यू ये और जब लग्जरी में आ गए ये मनसबदार, तो एक सिस्टम और डेवलप हो गया, इन लोगों ने डेवलप कर दिया मिलकर के, उसको बोलते हैं इजारदारी सिस्टम। पढ़ेंगे आप इजारदारी सिस्टम। इजारदारी का मतलब हो गया कि अब ये नीचे जो लैंड दी जाएगी किसानों को, वो हाईएस्ट बिडर को दी जाएगी, बोली लगाओ, ठीक है। अच्छा, ये कोई परमानेंट तो है नहीं, पीजेंट के पास कोई परमानेंट लैंड तो है नहीं, अब ये बोली लगाएंगे, जिसको ज्यादा बोली मिल जाएगी उसको लैंड दे दी जाएगी। अब जरा ये समझिए कि ये जो मनसब दिया गया है ये या तो तनख्वाह मनसब होगा, मतलब ट्रांसफरेबल होगा, या फिर वतन होगा। दोनों कंडीशन समझते हैं। अगर तनख्वाह होगा, ट्रांसफरेबल का मतलब इफ दिस मनसबदार इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, इसकी मनसबदारी लेकर किसी दूसरे को दे दी जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होता था कि इसका कोई अटैचमेंट नहीं हो पाता था नीचे पब्लिक के साथ। शुरू शुरू में तो ठीक था, बट जब वीक मुगल एम्परर्स आने लगे आफ्टर औरंगजेब, जहांगीर शाह के बाद की बात को, फर्रुखशेर के बाद की बात करेंगे, तो ये क्या हुआ कि ये जब इनका कोई, जब इनको लगा हम ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा था कि मनसबदारी बढ़ गई थी। मैंने बताया कि एक समय ऐसा आ गया कि 8,000 मनसब हो गए। अब नॉर्थ इंडिया और डेक्कन के कुछ पार्ट में मिला के 8,000 मनसब बहुत हो गए, ठीक है। तो अब रेवेन्यू तो उतना आएगा नहीं, तो ये क्या होता, फटाफट जो पैसा ज्यादा ऑफर कर देता था एम्परर को, या लॉयल्टी ज्यादा शो कर देता, तो ये हट जाता था। तो जब ये हट जाएगा तो इसका नीचे कोई किसी के साथ कोई इमोशनल कनेक्ट तो है नहीं। अगर थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्ट होगा भी तो प्राइमरी जमींदार का होगा इसके साथ, क्योंकि ये डायरेक्ट टच में है यहाँ पे। इसका भी नहीं होगा उतना और उसका भी नहीं होगा। तो क्या करते थे, एज मच एज दे कैन एक्सट्रैक्ट दे एक्सट्रैक्ट, जितना ज्यादा से ले सकते थे वो। अब यही वतन वाले जो हैं, वतन में बेसिकली राजपूत थे। वतन जागीरदारी कैसे दी जाती थी, राजा देख लेता था कि मान सिंह के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, राजा अजीत सिंह के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इनकी पकड़ है पब्लिक में, इनकी अथॉरिटी है। उनको कहा कि भाई तुम जोधपुर में ही रहो राजा अजीत सिंह, जोधपुर की प्रॉपर्टी लैंड तुम्हारी सारी तुम्हारी है, नाम के लिए हमारी, बाकी तुम्हारी है, और तुमको हम वतन जागीर दे देते हैं। मुगल नोबिलिटी थी, मुगल का तो था ही भाई, मुगल्स को तो थोड़ी ना डिक्लाइन कर देंगे वो, तो उनको भी लगता था ठीक है एम्परर ने हमें वतन जागीर इज नॉन ट्रांसफरेबल, समझ रही हो। तो अब वतन जागीर भी क्या हो गया, मनसरदार हो गया ना एक तरीके का। फिर वो अपने नीचे जमींदार रखेगा या नहीं रखता, चलो वही मनसबदार ही जमींदार है एक तरीके से। तो राजा अजीत सिंह के बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ये हेरिडिटरी हो गया उनका, मतलब ये ट्रांसफर ही नहीं हो सकती है, ये तो उनकी परमानेंट हो गई ना। तो जितने भी राजा आज आप देखते हैं वो यही वतन जागीर का ही सिस्टम फॉलो करते हुए उनको ये मिला। बट उसके एवज में वो क्या करते थे, दे शो द लॉयल्टी टुवर्ड्स द एम्परर। इसलिए आप देखोगे कि मुगल्स के साथ, अकबर के साथ हमेशा राजपूत खड़े रहे, आगे भी खड़े रहे, बहुत सारे वॉर में राजपूत साथ रहते थे मुगल एम्परर्स के, और थोड़ी सी नॉमिनल कुछ ट्रेजरी में जमा कर देते थे वो। और उस एरिया में कौन था माई बाप, वो राजपूत चीफ हो गए। तो ये जो मनसबदारी सिस्टम था